फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए और उनकी ज़ाहिर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थे। मैं पहले पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो फ़रख हबीब साहब ने टोल प्लाजे पे किया, आप यकीन करें कि उसके बाद मैं हैरान ही रह गया, मैं शुस्तर रह गया। और मैं अभी तक उस परेशानी में हूँ कि आप वफाकी वज़ीर रहे हैं और आप कौम को भाषण भी देते होते थे, कौम को बताते होते थे कि गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए, अल्फाज का चुनाव कैसे करना चाहिए, रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है, कानून क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, आइन क्या होता है। लेकिन जब फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया, मैं पहले कहता हूं कि उनकी गिरफ़्तारी नहीं होनी चाहिए थी। 124A के तहत तो बिल्कुल गिरफ़्तार नहीं होना चाहिए था उनको। ज़ाहिर है उसकी सज़ाए मौत है और आप एक शख्स को बागी या गद्दार करार दे रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि फवाद चौधरी साहब के जो अल्फाज थे वो इतना बड़ा जुर्म है कि आप जो कॉलोनियल एरा की जो दफ़ा है, ये सेक्शन है, उसके तहत आप उनको गिरफ़्तार करें और उनको सज़ा देना शुरू करें जो बागियों को दी जाती थी पाकिस्तान बनने से पहले। मैं उस चीज़ का पहले भी हामी था, मैं आज भी हूँ और मैं आने वाले दिनों में भी कहूँगा कि हो सकता है फवाद चौधरी साहब ने अपनी जो लाइन है उसको क्रॉस किया हो और उनका लहजा सख्त हो, अल्फाज के चुनाव का इशू हो उनका, लेकिन उनका माफ़ी ज़मीर ये नहीं था, मकसद उनका ये नहीं था। और उसकी हरगिज़ ये सज़ा नहीं बनती कि आप उनको गद्दार या बागी करार दे दें। मैं आज भी इस पे स्टैंड करता हूँ। लेकिन जो फ़रख हबीब साहब ने किया वो मेरा ख्याल है इंतहाई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक वाक़या है कि जब पुलिस एक शख्स को गिरफ़्तार करके ला रही है, और पुलिस गिरफ़्तार कैसे कर रही है कि पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर 75 साल की हिस्ट्री में किसी एक इदारे के सेक्रेटरी ने बाकायदा FIR दर्ज करवाई। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने मुद्दई बन के FIR करवाई और उस FIR के तहत इस्लामाबाद की पुलिस फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करने लाहौर गई। पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया गया और उसके बाद फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, वहाँ से उनका राहदारी रिमांड लिया गया और फिर उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पे उनका सारा मेडिकल चेकअप हुआ और मेडिकल चेकअप के बाद उनको इस्लामाबाद की तरफ रवाना किया गया। और उससे पहले इतना मौका भी दिया गया कि उनके वकला हाई कोर्ट पहुँच सके, और वकला हाई कोर्ट पहुँचे और जज साहब ने बाकायदा बुलवाया कि फवाद चौधरी साहब को लाया जाए और 2 IGs को भी तलब किया और फिर IG उनकी कोर्ट में पेश भी हुआ। यानी पूरा प्रोसीजर जो था उसको फॉलो किया गया और उसके बाद उनको इस्लामाबाद लाया गया। मैं पहले कह रहा हूँ कि 124A के तहत ये मुकदमा नहीं बनता था, ये ज़्यादती है फवाद चौधरी के साथ। लेकिन अब सवाल ये है कि जब इस टाइप का कोई वाक़या हो जाता है, जब पुलिस किसी शख्स को गिरफ़्तार करती है तो उसका फ़ैसला जज ने करना होता है। उसका फ़ैसला मोटरवे के ऊपर या टोल प्लाजों के ऊपर वर्कर्स ने या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो पुराने थे फ़रख हबीब साहब, उन जैसे लोगों ने नहीं करना होता। जब आप स्टेट की गाड़ी रोक लेते हैं, पुलिस की गाड़ी रोक लेते हैं, जब हाथापाई करते हैं, जब आप मुलज़म को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर आप खुद भी मुजरम बन जाते हैं और फिर आपके ख़िलाफ़ भी तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। फ़रख हबीब साहब को शायद याद नहीं है कि उनके 4 साल के दौर में क्या क्या नहीं हुआ। शायद खाकान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, मोटरवे के ऊपर थे, जब वो टोल प्लाजे पे पहुंचे तो जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, मेरा ख्याल है ठीक ठाक किस्म की ह्यूमिलेशन थी। मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना रहे, पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, जिस जुर्म में गिरफ्तार किया गया, वो इंतहाई अफसोसनाक है। जनरल बाजवा साहब ने मेरे सामने ये तस्लीम किया था कि शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था, उनके खिलाफ LNG का केस गलत था और उन्होंने जो रेट्स लिए थे कतर से वो बहुत अच्छे थे। उसके बाद पाकिस्तान को किसी जगह से वो रेट्स नहीं मिल सके। तो जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब को गिरफ्तार किया, सेम इसी तरह वज़ीर आला 3 मरतबा वज़ीर आला रहे मियाँ शहबाज शरीफ, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, जिस किस्म के सेल में उनको रखा गया, जैसा उनको खाना दिया गया, जो उनके साथ सलूक किया गया, वो भी पूरे पाकिस्तान के सामने है। फिर फवाद हसन फवाद साहब 22वें ग्रेड के ऑफिसर, इनकी दयानतदारी को पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर शख्स अप्रिशिएट करता है। उनके ऊपर कोई करप्शन का धब्बा नहीं है, अपराइट आदमी, शानदार आदमी, शाइस्ता आदमी, शायर टाइप आदमी, किताबें पढ़ने वाला बंदा, और उसने पूरी ज़िंदगी रियासत पाकिस्तान की मदद भी की और रियासत पाकिस्तान की हिफाजत भी की और ख़िदमत भी की। जिस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर उनकी रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, उनको वाशरूम प्रॉपर नहीं दिया गया था, वो ज़ाहिर है एक फर्शी वाशरूम के ऊपर कमोड के ऊपर बैठ नहीं सकते थे, उनको कमोड प्रोवाइड नहीं किया गया। और जिस तरह उन्होंने अजियतनाक तरीके से 100 दिन
जेल के अंदर गुजारे, वो भी पूरे पाकिस्तान के सामने। अहद चीमा के साथ जो कुछ हुआ उसमें वो बार बार लिखता भी रहा, मैं बार बार बोलता भी रहा, वो सामने। फिर सबसे बड़ा जो केस था वो राना सनाउल्लाह साहब का था। राना सनाउल्लाह पे आप 100 किस्म के इल्ज़ामात लगा सकते हैं, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक भी शख्स ऐसा नहीं जो ये कहे कि राना सनाउल्लाह साहब ने हीरोइन भी बेची या हीरोइन का कारोबार भी करते थे या वो स्मगलर भी थे। जिस तरह उनके ऊपर 15 kg हीरोइन डाली गई और जिस तरह उन्हें मोटरवे पे गिरफ्तार किया गया घसीट के, जिस तरह उनको एक गाड़ी से निकाल के दूसरी गाड़ी में डाला गया और फिर जिस तरह उनका केस प्रेजेंट किया गया और जिस तरह उनको जेल में रखा गया, वो भी पूरी दुनिया के सामने है। फिर एहसन इकबाल एक पढ़ा लिखा आदमी है जिसको मजाक से इमरान खान साहब कायद आज़म कहते थे या प्रोफेसर कहते थे, जिस तरह उस शख्स के साथ जो सलूक किया गया वो भी पाकिस्तान के सामने। और ख्वाजा आसफ से भी आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऑनरेबल आदमी है। उसका वालिद पाकिस्तान की खिदमत करते हुए फौत हुआ और 3 नस्लों से एक ख़ानदान पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, लोग उनका एहतराम करते हैं। सियालकोट के अंदर आज भी चले जाएँ, ख्वाजा आसफ की बहुत इज़्ज़त है, बहुत तकरीम है, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। जिस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया और शदीद सर्दी के अंदर सिर्फ 2 कंबल दिए गए, एक कंबल नीचे डालने के लिए और एक ऊपर डालने के लिए। और जब ख्वाजा आसफ ने पूछा कि ये मेरे साथ ये सलूक क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो 6 मरतबा मैं वज़ीर रहा हूँ और आखिरी मरतबा मैं वज़ीर दिफा भी रहा हूँ, फिर मैं वज़ीर ख़ारजा भी रहा हूँ, तो मेरे साथ ये सलूक क्यों हो रहा है? तो उन्हें बताया गया कि ये सलूक इमरान खान साहब की हदायत पे बराह रास्त आपके साथ हो रहा है। तो उस वक्त भी वो भी आपके सामने है। फिर जावेद लतीफ़ साहब के साथ उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा के उनको गिरफ़्तार किया गया वो भी सबके सामने है। फिर मियाँ नवाज शरीफ को 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर और ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी का सरबराह भी, जिस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह जेल में रखा गया। आखिरी मरतबा मियाँ नवाज शरीफ अपनी बेगम से बात करने के लिए जिस तरह फ़ोन के लिए सुप्रीडेंट के तरले करते रहे, मिन्नतें करते रहे कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे फ़ोन पे बात करवा दें, मेरी अहलिया की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनको इनकार कर दिया गया। जिस तरह ये वाक़या हुआ। फिर जिस तरह मरीम नवाज़ को अपने वालिद की इयादत के लिए जब गई, मुलाकात के लिए गई, जिस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह जिस किस्म के सेल में उनको रखा गया और जिस तरह उनके सेल के अंदर कैमरे लगाए गए, उनके वाशरूम में कैमरे लगाए गए, वो भी अब पूरी दुनिया के सामने। फिर हमज़ा शहबाज की गिरफ़्तारी, वो भी पूरी दुनिया के सामने। फिर जिस तरह कैप्टन सफदर को मरीम नवाज़ के कमरे से गिरफ़्तार किया गया कराची के अंदर, जिस तरह दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हुए और फिर जिस तरह उनको घसीट के गाड़ी में डाल के ले जाया गया, वो भी पूरी दुनिया के सामने है। फिर आप सहाफ़ियों की तरफ आ जाइए, जिस तरह मतीउल्लाह जान के साथ जो सलूक हुआ वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। फिर इमरान शफ़क़त के साथ जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। फिर असद तूर के साथ जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। जिस तरह अबसार आलम को गोली मारेगी वो भी पूरे पाकिस्तान के सामने। तो अब अगर आप सिर्फ 3.5 साल का अरसा जो इमरान खान साहब का दौर था, अगर सिर्फ उसको देख लें तो उसमें हर रोज़ इस किस्म के वाक़यात होते थे, लेकिन किसी शख्स ने ना पुलिस की गाड़ी रोकी, ना जेल का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, ना किसी ने ओए कहा और ना किसी ने ललकारा, ना किसी ने किसी जज को धमकी दी। लेकिन आप ना सिर्फ धमकियाँ दे रहे हैं, बल्कि आप हर इदारे के ख़िलाफ़ भी हैं, आप नाम ले के बात कर रहे हैं और आपको इसके बावजूद मुसलसल रायत दी जा रही है। और जब आपके ख़िलाफ़ एक छोटी सी कार्रवाई हुई है, और छोटी सी कार्रवाई भी क्या है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खुद FIR करवाई और उसके बाद फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया। मैं फिर कहता हूँ कि ये गिरफ़्तारी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया। तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप पुलिस की गाड़ियाँ रोक रहे हैं, आप उन गाड़ियों के आगे खड़े हो गए, आपने वहाँ पर बदतमीज़ी की, आपने पुलिस का गिरबान पकड़ने की कोशिश की। तो क्या ये वो रियासत मदीना थी कि जिसको आप बनाना चाहते थे, या ये वो रूल ऑफ लॉ है जिसके आप ख्वाब देखते थे, या ये वो सोसाइटी है जिसका जिक्र बार बार इमरान खान साहब करते होते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले वाली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि वहाँ जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उसके साथ रियायत की जाती थी, और जब कोई छोटा शख्स जुर्म करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। या फिर वो बार बार ये जिक्र करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर ये फ़ातिमा बिन्नत मोहम्मद होती तो इसको भी सज़ा मिलती। बार बार वो इस चीज़ का जिक्र करते। तो आप ऐसा रूल ऑफ लॉ नाफिज करना चाहते थे कि जिसमें अगर पुलिस पूरे प्रोसीजर के तहत भी अगर किसी शख्स को गिरफ़्तार करे तो बस पुलिस को ये इख्तियार या हक़ हासिल नहीं है, क्योंकि वो आपका बंदा है, क्योंकि वो आपके साथ काम करता है, क्योंकि वो आपकी पार्टी के अंदर है, बस उसको गिरफ़्तार नहीं होना चाहिए। लेकिन जो शख्स आपका साथ छोड़ जाए या थोड़े से डिस्टेंस पे चला जाए, उसका नाम अलीम खान हो तो उसको पकड़ के 100 दिन के लिए आप जेल में फेंक दें।
उसका नाम जहांगीर तरीन हो तो आप उसके खिलाफ कमीशन बना दें, उसके खिलाफ फैसला हो जाए और FIA को कह दिया जाए कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार कर लें, या सप्तान खान अगर किसी जगह गुस्ताखी कर ले तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। यानी जो शख्स आपके साथ है और वो रोज़ आपको अपनी वफादारी का यकीन दिलवा रहा है, तो बस उसको पूरा इख्तियार है कि वो कुछ भी कह ले। वो आज़म सवाती की तरह गालियों से भरा हुआ ट्वीट कर दे, वो अली अमीन गंडापुर की तरह गालियों से भरपूर ट्वीट कर दे, साथ ये कह दे कि बस जंग के लिए तैयार हो जाए, मैदान जंग जो है ना सजने वाला है। या फिर वो शहबाज गिल की तरह पूरी फ़ौज को मलाइन कर दे और कहे कि जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनको बड़े ऑफिसर्स के साथ मुकाबला करना चाहिए, सामने खड़ा हो जाना चाहिए, तो वो कर ले। और उसके बावजूद कानून को, आइन को और इखलाकियात को उससे पूछना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ उफ नहीं करनी चाहिए, पूरी सोसाइटी को बर्दाश्त कर देना चाहिए। अगर ये रूल ऑफ लॉ था, अगर ये रियासत मदीना थी, तो फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बन गई है, फिर ठीक हो गया, फिर तो अब ये सिलसिला चलेगा इस टाइप का। लेकिन अगर आप वाकई जेन्युइनली सोसाइटी को तब्दील करना चाहते थे तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले खुद तो अपने आप को रूल ऑफ लॉ के ताबे लेके आएँ। वो ये कहा जाता है कि इस्लाम सबसे पहले अपने 6 फुट के कद पे नाफिज करना चाहिए। अगर यहाँ पे नाफिज हो गया तो फिर पूरी दुनिया के अंदर नाफिज हो जाएगा। लेकिन अगर इस्लाम आपने अपने ऊपर नाफिज ना किया तो फिर दुनिया में किसी जगह वो नाफिज नहीं हो सकेगा। अगर आप रूल ऑफ लॉ के दाई हैं तो सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात, उसके अंदर उसकी झलक नज़र आनी चाहिए। ये पूरी दुनिया में आप मिसालें देते हैं, इमरान खान साहब मिसालें देते हैं इंग्लैंड की, यूरोप की, अमेरिका की, एक तो वो पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अब उनसे सवाल है कि अगर UK के अंदर ये वाक़या हुआ होता कि किसी शख्स के खिलाफ FIR हुई होती और अगर पुलिस उसके घर जाती, उसको गिरफ्तार करती, तो क्या वो गिरफ्तारी ना देता? और क्या उस तरह उसके साथी रास्ते में खड़े होके उसकी गाड़ी रोकते पुलिस के और पुलिस से हाथापाई करते? क्या ये UK के अंदर मुमकिन है? क्या ये यूरोप के अंदर मुमकिन है? क्या ये अमेरिका के अंदर मुमकिन है? क्या ये कनाडा के अंदर मुमकिन है? क्या ये टर्की के अंदर मुमकिन है? और क्या सऊदी अरेबिया और UAE के अंदर मुमकिन है, या मलेशिया के अंदर मुमकिन है? दुनिया में कोई मुल्क बता दें कि जिसके अंदर इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है। ये एक प्योर बनाना रिपब्लिक है, जिसे कल मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर तो आप पाकिस्तान में ये करना चाहते हैं तो फिर वेल डन, आप करते रहें। फिर इसका एंड खाना जंगी की सूरत में होगा कि आप हर जगह पे अपने लोगों को खड़ा करेंगे और लोग इस तरह रास्ता रोकेंगे, गिरेबान पकड़ेंगे, फिर रियासत ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप रियासत को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर बहुत ज़बरदस्त। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, रियासत को कायम रहना चाहिए और रूल ऑफ लॉ को बेहतर होना चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करें। एक तो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें, किसी इदारे के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में, किसी की फैमिली के बारे में इस किस्म की बातें न करें जिस तरह आप कर रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं तो फिर कानून को हरकत में आने दें, फिर कानून का एहतराम करें। अगर कोई रिमांड लेके आता है उसे वेलकम कहें, उसे बिठाएं, उसे चाय पिलाएं, उसे कहें जी बताएं कहाँ जाना है, और एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, एक सज धज के साथ आप अपने घर से निकलें, ताकि दुनिया को पता चले कि आप कानून पे, आइन पे अमल दरामद करने वाले आदमी हैं, आप रूल ऑफ लॉ की इज़्ज़त करते हैं। और आप जाएं उसके बाद अदालतों में अपने आप को डिफेंड करें, वहाँ पे साबित करें कि आपके ख़िलाफ़ केस गलत बना है। लेकिन अगर ये नहीं करते तो फिर आपने इस रियासत को बनाना स्टेट बना दिया हुआ, फिर ये रियासत नहीं रही, फिर ये ख़त्म हो गई है, फिर ये पोलराइज्ड हो गई हुई है, फिर आपने इसके अंदर डिवाइड की बुनियाद रख दी हुई है, फिर ये तकसीम हो चुकी है कि जिसमें जज भी फिर आपके अपने होंगे, पुलिस भी आपकी अपनी होगी, फिर फौज भी आपकी अपनी होगी, हर चीज़ आपकी अपनी होगी। तो अगर आप इस तरह इस डिवाइड को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, फिर मुल्क का क्या बनेगा आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का। तो मेरा ख्याल ये है कि फ़रख हबीब साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला हो गया और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और इनके अलावा भी अगर कोई शख्स इस तरह रियासत का रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके दौर में ऐसा वाक़या होता था तो आपने TLP के बारे में भी कह दिया था कि इंडिया से फंडेड है, वहाँ से पैसा दिया जाता है, और आपने कहा था कि रियासत की रिट को ये वायलेट कर रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उस वक्त तो TLP को भी आपने नहीं बख्शा था। आज आप ये चाहते हैं कि आपके किसी शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाए तो पुलिस का रास्ता रोकना चाहिए, उसको गिरेबान से पकड़ लेना चाहिए। तो अब फ़रख हबीब साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मेरा ख्याल आगाज़ होने लगा है। बस उसके अंदर एक हिच है जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस का रास्ता रोका था, लेकिन ये वाक़या पंजाब की हदूद में हुआ है, तो इसका एक रास्ता निकाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद FIR वफाकी हुकूमत करेगी
और इस्लामाबाद पुलिस करेगी और इसको इम्प्लीमेंट पंजाब पुलिस करेगी। तो अब अगर ये हो गया तो उसके बाद ये नहीं होना चाहिए। साथ मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि जितना जुर्म फ़रख हबीब साहब ने किया सिर्फ उतनी ही उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनके ऊपर 1 to 4 A नहीं लगना चाहिए। उन्हें गद्दार या बागी आपको डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप भी लाइनें क्रॉस करते हैं तो फिर उसके भी नताइज वही निकलते हैं जो माजी में निकलते रहे और जो आज निकले।